नमस्कार दोस्तों, रिमाइंड आईएएस के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस क्लास का विषय है 2020 का जो पाठ्यक्रम आया है एमपीपीएससी का, उसके इकाई 9 में एक पार्ट जोड़ा है जिसका नाम है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। अब स्टूडेंट्स जो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि ये नया टॉपिक आ गया है, इसको हम अलग से तैयारी कर लेते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जो प्रीलिम्स के यूनिट 9 में है, उसको अभी जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, जो पहले भी तैयारी कर चुके हैं, वो बोल रहे हैं कि ये नया पार्ट जुड़ा है, इसका हम अलग से प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो मैंने भी सोचा कि जब इतना इम्पोर्टेंट बात है तो उस पर आप लोगों को कुछ लेक्चर दिया जाए, कुछ उसकी बातें ऐसी बताई जाए जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। और वैसे भी तकनीक सिविल सर्विसेज में जैसा पढ़ना होता है उस हिसाब से आसानी होता है, क्योंकि आपको विशेषज्ञ तो साइंस का बनना नहीं है, आपको सामान्य अध्ययन ही करना है। अगर उन बातों को आसानी से कोई समझा दे या सेल्फ ही समझ में आने लगे तो तकनीक बहुत आसान हो जाता है। अब आज सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी था, क्या 2019 के प्रीलिम्स में या प्रीलिम्स के सिलेबस में हुआ करता था? क्या 2019 के मेंस के सिलेबस में हुआ करता था या नहीं? और फिर हम ये भी देखेंगे कि आज 2020 का सिलेबस आया है, उसके प्री में तो इकाई 9 में है ही, और क्या उसके मेंस में भी है या उसके मेंस में नहीं है। तो सबसे पहले मैं सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है उसके सिलेबस से ही शुरुआत करूंगा। 2019 में क्या क्या उस पॉइंट से था, 2020 में क्या क्या उसके पॉइंट अभी हैं। और इसलिए सबसे पहले आपको सिलेबस सामने खुल के बैठना पड़ेगा और आपको आसानी रहे बात समझने में, इसलिए मैंने बोर्ड पर उसको लिख भी लिया है। अगर आपके पास सिलेबस हो तो ठीक है, नहीं तो आप सिलेबस एमपीपीएससी के साइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर आप रिमाइंड आईएएस इंदौर के चैनल पर जाएं, टेलीग्राम चैनल पर, और उस टेलीग्राम चैनल से आप 2019 के प्रीलिम्स का सिलेबस, मेंस का सिलेबस एक ही में दिया गया है पीडीएफ में, और 2020 के सिलेबस को वहाँ से डाउनलोड करके आप ओपन करके देख सकते हैं। और बेहतर यही रहेगा कि सिलेबस आपके पास रहे, और नहीं भी होगा तो बोर्ड पर तो मैंने वो पॉइंट लिख ही लिया है। और 2019 के मेंस का सिलेबस मैं बोर्ड पर नहीं लिख पाया हूँ, इसलिए 2019 के मेंस का जो सिलेबस सूचना संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है उसको आपको अपने पीडीएफ सॉफ्टवेयर में ही देखना पड़ेगा। मैं भी उसी से पढ़ के आपको बताऊंगा। चलिए, तो पहले हम सिलेबस को समझते हैं और उसके बाद फिर इस जो इकाई 9 है उस इकाई 9 के क्रमवार हर एक बिंदु पर, हर एक विषय वस्तु जो उसमें दिया है सब पर आपको लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। और टाइम जो भी लगे, देखिए पढ़ाई का एक तरीका तो ये है कि फैक्ट पढ़ के जल्दी से उसको याद कर लिया गया और फिर 2-4 महीने बाद भूल गए, तो मेरा पढ़ाने का ये तरीका नहीं है, और नहीं मैं चाहूँगा कि आप इस तरीके से चीज़ों को पढ़ें। मैं जब इस यूनिट को पढ़ाऊँगा तो आप देखेंगे आसानी से आपको समझ में आएगा। हाँ, लेकिन लेक्चर का साइज बड़ा हो सकता है। अगर आप चाहें कि 15 मिनट 10 मिनट के लेक्चर के साइज में इस बात को ख़त्म किया जाए तो फिर वो सही नहीं होगा, और ख़ासकर मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मैं समय लूँगा लेकिन जो बात आपको समझाऊँगा वो बहुत बेहतर समझ में आएगी, और आगे के लेक्चरों में आप इसको महसूस कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, 2020 के प्रीलिम्स का सिलेबस मैंने यहाँ लिखा है। 2020 के प्रीलिम्स का सिलेबस में आप जाके देख सकते हैं कि पेपर 1 का इकाई 9, पेपर 1 के इकाई 9 में लिखा है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। फिर उसके नीचे बिंदु बनाया है, पॉइंट्स बनाया है,
और एक पॉइंट्स में दिया है इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। देखिए आपके मन में एक प्रश्न ये भी उठेगा कि आखिर में ये सूचना क्या होता है, संचार क्या होता है, इवन प्रौद्योगिकी क्या होता है। प्रौद्योगिकी भी अपना एक अलग परिभाषा रखता है। सूचना क्या है, संचार क्या है, तो हम लोग जब चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे, इस इकाई को पढ़ना शुरू करेंगे, तो शुरुआत यहीं से होगी कि सूचना क्या है, संचार क्या है, तकनीक क्या है। पहले उनको समझेंगे कि ये बातें क्या क्या हैं, इनका परिभाषा क्या है, और उसके बाद फिर इसके अंदर जो बातें आती हैं उसको देखेंगे। तो देखिए अभी तो सिलेबस की पहले एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर आगे की बात करें। अब देखिए रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं साइबर सिक्योरिटी। अब देखिए यहाँ पे ये रोबोटिक्स शब्द जो यहाँ पे जोड़ा है ना, ये ज़रूर नया है कि आपके जो पहला सिलेबस, जो पहले सिलेबस चलता था 2019 या उससे पहले, उसमें सिलेबस में कहीं रोबोटिक्स नहीं दिया है, और नहीं उससे पहले जो पहले पेपर हुए हैं उसमें रोबोटिक्स के बारे में कुछ पूछा गया है। तो खैर रोबोटिक्स कोई एकदम नई बात नहीं है, हम उसको उसके प्रिंसिपल चीज़ों को तो हम पढ़ ही रहे थे पहले भी। बस ये है कि अब विशेष तौर पर रोबोटिक्स के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा कि रोबोट क्या है, रोबोटिक्स क्या है, रोबोट के प्रकार कैसे हैं। फिर हम ये पढ़ेंगे कि रोबोट कैसे बनाए जाते हैं, उसके क्या क्या अवयव होते हैं, क्या क्या अंग होते हैं उसमें, और इसमें आज विश्व की वर्तमान स्थिति क्या है और भारत की वर्तमान स्थिति इसमें क्या है। तो एक डेडिकेटेड इस पर बात हम करेंगे। अब पहले रोबोटिक्स नहीं लिखा होता था तो हम भी ज़्यादा उस पर जोर नहीं देते थे। अच्छा आप देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब अपना अपना इनका एक परिभाषा है जिनको समझा जाएगा कि आखिर में ये क्या है। एवं साइबर सिक्योरिटी, तो ये बात तो 2020 के प्रीलिम्स के इकाई 9 में दिया गया है, जिसकी तैयारी स्टूडेंट्स काफ़ी ज़ोर शोर से कर रहे थे जब प्रीलिम्स टला नहीं था। और प्रीलिम्स टल भी गया है तो लोग इसको पढ़ रहे हैं कि इसमें से क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा क्योंकि इकाई में शामिल है। लेकिन पहले भी ये था, जो पुराने स्टूडेंट पहले मेंस लिखे हैं या प्री दे चुके हैं, उनको तो इससे नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि ये बात प्रीलिम्स में पहले भी थी। कैसे, देखिए केवल मैं ऐसे बोल दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं तथ्य दिखाता हूँ उसका फैक्ट कि देखिए ये सही है। 2019 के प्री का पेपर आप देखिए, प्री का पेपर 1, क्योंकि आपको पता है कि दूसरा पेपर तो क्या होता है, सीसेट के लिए होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो पहला पेपर ही हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, दूसरा पेपर तो क्वालिफाई करना होता है। तो 2019 के प्रीलिम्स के जो पेपर 1 था सामान्य अध्ययन वाला, उसका आप 9 पॉइंट देखें, उसमें भी ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे पॉइंट दिया है। तो 9th नंबर का उसमें भी पॉइंट अगर आप जाके देखेंगे तो क्या लिखा है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। देखिए नाम सेम है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, कुछ भी अंतर नहीं है। और फिर हाइफन लगा के इसमें बिंदु न देकर कॉमा लगा के बता दिया है। इसमें अभिलक्षण मतलब इसके जो किस तरीके से काम करता है, क्या क्या इसके कैरेक्टरिक्स हैं, उनकी तो बात करनी ही है। फिर इनका प्रयोग कर बताना है कि कहाँ इसका प्रयोग है। फिर इसमें कुछ विशेष शब्दावलियाँ आती हैं, जैसे वेबसाइट, ऑनलाइन सर्च इंजन, ईमेल, वीडियो मेल, चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंस, क्रैकिंग और वायरस एवं साइबर अपराध से संबंधित प्रश्न। तो ये तो 2019 के प्री में ऐसा लिखा हुआ था। और अब थोड़ा हम यहाँ देखें कि 2000 इसके प्री में क्या अंतर आया है। देखिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ज्यों का त्यों है। इसमें अभिलक्षण, जो ये अभिलक्षण की बात कर रहा है, उसमें कहीं ना कहीं ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स ई वाली बात तो अपने आप ही आ जाएगी। अब देखेंगे कि ईमेल, तो ईमेल बोल रहे हैं तो ई मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक है। ई गवर्नेंस, तो ई मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहा है। इसका मतलब कि जब इसके अभिलक्षण को पहले भी पढ़ते होंगे सही से तो ये बात आ ही जाती होगी उसमें। रोबोटिक्स, चलिए मैं मान लेता हूँ कि रोबोटिक्स को एक बार हटा दें यहाँ से हम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें कहीं ऐसा नहीं दिया है, लेकिन जब इन चीज़ों को हम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक वो उसमें शामिल हो जाता है। अच्छा, फिर
फिर दिया है साइबर सिक्योरिटी। देखिए साइबर अपराध, डेफिनेटली जब साइबर अपराध हो रहा है तभी तो साइबर सिक्योरिटी हम रखेंगे। आप देखेंगे 2019 का जो प्रीलिम्स हुआ है, 2018 का जो प्रीलिम्स हुआ था MPPSC का, उसमें पूछा था शायद ब्लैक हैट हैकर्स के बारे में पूछा था या शायद वाइट हैट हैकर्स के बारे में पूछा था। हैकर्स की बात किया था और वो क्या, साइबर से जुड़ी चीज़ें हैं। तो यहाँ साइबर अपराध से संबंधित प्रश्न बोल रहा था, डेफिनेटली साइबर अपराध हो रहा है तो आपको साइबर सिक्योरिटी की ही बातें पढ़नी पड़ेंगी। और आज भी वो दिया है, देखिए साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। ये इतनी बात तो आया है। अब बोल रहा है, देखिए यहाँ पे प्रयोग लिखा है ना कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, और इसका प्रयोग यहाँ दिया है। तो डेफिनेटली इसका प्रयोग हम कहाँ कर रहे हैं, ई गवर्नेंस में। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्रशासन चलाने के लिए हम सूचना एवं संचार तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं। कैसे, तो आप देखिए आधार कार्ड हमारा बना हुआ है। हम जाते हैं जब राशन लेने की जो उचित मूल्य की दुकानें होती हैं तो वहाँ पे आजकल आप देखते हैं कि थंब लगवाया जाता है। थंब मैच हुआ तब तो उसको राशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब इसमें क्या है, पहले क्या होता था कि जो उचित मूल्य की दुकान चला रहा है व्यक्ति, वो किसी किसी का नाम लिख लेता था, किसी का नाम लिख लेता था। मान लो ओबामा वहाँ हैं तो आप देखेंगे ऐसा न्यूज़ भी आया था कि मनरेगा में शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ओबामा, सभी लोग उसमें काम कर रहे हैं ऐसे ऐसे नाम के। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी नाम दिखा देते थे उसमें और उसका राशन अपने पास ही रख लेते थे और उसको बेच देते थे, सेल कर देते थे, जो भी करना होता है। लेकिन अभी क्या है कि जब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की बात हम करने लगे हैं तो अब ऐसा करना आसान नहीं है। करने को अभी भी लोग कर रहे हैं लेकिन अब उतना आसान नहीं है, क्योंकि चीज़ें अब क्या हो रही हैं, सार्वजनिक सूचना में आ जा रही हैं। हम अपनी सरकार को, जैसे देखिए आजकल क्या होता है, सरकार अगर कोई कानून बनाती है तो उस कानून का जब पहले विधेयक लाया जाता है तो उस विधेयक को सरकार देखते हैं कि PIB पोर्टल पर या कहीं अपलोड करती है, PRS पोर्टल पर, PIB पोर्टल पर, और लोगों से सलाह मांगती है कि इसमें क्या और चीज़ें किया जाए या क्या नहीं किया जाए। वो बात अलग है कि हमारी जो जनता है देश की वो उतनी जागरूक नहीं है तो सब उन चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं। अब गांव में एक व्यक्ति के पास इंटरनेट ही नहीं है, मोबाइल ही, स्मार्ट मोबाइल नहीं है, तो वो कैसे PIB पर जाएगा और पढ़ेगा, और उतना उसको ज्ञान नहीं है तो क्या सुझाव देगा। तो खैर वो तो लोकतंत्र का एक लक्षण है कि हमारा अभी लोकतंत्र क्या है, अभी शुरुआती दौर में है। हमारे यहाँ की जनता उतनी जागरूक नहीं है कि अपने अधिकारों को समझ पा रही है। तो अगर आप देखिए अभी क्या हो रहा है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके क्या हो रहा है, तो आप देखेंगे जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी, वो अपने ऑफिस में बैठते हैं और हर राज्य के अलग अलग मुख्यमंत्री भी क्या हो रहे हैं, अपने अपने जहाँ भी ऑफिस है बैठ रहे हैं और वर्चुअल तरीके से मीटिंग हो जा रही है, वर्चुअल तरीके से आजकल रैली हो जा रही है। तो सब क्या है, ये ई गवर्नेंस में आ जाएगा। ई गवर्नेंस के बहुत सी चीज़ें हैं, बट हम अगर ई गवर्नेंस देखें तो पुराने सिलेबस में भी था, आपको पढ़ना चाहिए था। हालांकि जब पॉलिटी हम पढ़ते हैं, राज व्यवस्था, तो उसमें ये बातें कहीं ना कहीं आ जाती हैं। लेकिन वो तो सही बात है कि जो कोई भी विषय होता है वो अपने आप में एकदम कटा छटा नहीं होता है। हर एक विषय जो होता है अन्य विषयों से इंटरलिंक करता है, जिसको हम अंतर विषयक कहते हैं। और पढ़ाई भी हमारी अंतर विषयक होनी चाहिए कि यहाँ पर अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हैं और किसी और पेपर में वो ऐड हो सकता है तो उसको थोड़ा उस परिप्रेक्ष्य में भी देख लिया जाना चाहिए। तो देखिए अब इस प्रयोग में ई गवर्नेंस आ जाएगा। अब देखिए इंटरनेट तथा नेटवर्किंग साइट्स। अब सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रयोग में या इसके अभिलक्षण में, या ये जो बातें यहाँ पे आ रही हैं, बोल रहा है कि वह शब्दावलियों जैसे बोल दिया है वेबसाइट, ऑनलाइन सर्च इंजन, ईमेल, वीडियो मेल, चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्रैकिंग, वायरस और साइबर अपराध। अच्छा, जैसे उसने बोला है मतलब केवल यही नहीं, इसमें और भी चीज़ें आ सकती हैं। तो इंटरनेट क्या है, नेटवर्किंग साइट्स क्या है, आप व्हाट्सएप चला रहे हैं, आप फेसबुक चला रहे हैं, आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं, आप ऐसे और भी बहुत से सोशल साइट्स हैं। तो ये सब क्या है, सोशल साइट, जिससे देखेंगे हम इसका परिभाषा क्या होता है कि
सब लोग आपस में जुड़ जाते हैं वर्चुअल तरीके से, और कहा जाता है कि ये सोशल साइट्स या इंटरनेट आने के बाद इसने क्या कर दिया है, पूरे विश्व को एक गांव में बदल दिया है, मतलब एक साथ जोड़ दिया है। जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो मेरे कहने का जहाँ तक मतलब कि 2020 का प्रीलिम्स है वो कहीं ना कहीं 2019 के प्रीलिम्स जैसा है, थोड़ी बहुत शब्द बदल दिए गए हैं, या इसको इससे क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल सकता है, क्योंकि अधिकतम चीज़ें तो यहाँ पे हैं। देखिए, हो सकता है कि 2019 के सिलेबस या उसके पहले तथ्यात्मक बातें एमपीपीएससी ज़्यादा पूछता था, फैक्ट पूछ लेता था और 4 ऑप्शन देता था। हो सकता है कि यूपीएससी से सारे राज्य पीएससीयाँ मैच करना चाहती हैं कि लगभग उसके क्वालिटी तक हम भी जाएं, तो इसलिए अब अवधारणात्मक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हो सकता है। और जब अवधारणात्मक क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको उसको गहराई से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, केवल फैक्ट याद नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए, 2019 में दूरसंचार तकनीक का प्रीलिम्स का क्या वेटेज था, क्या सिलेबस था, और 2020 के प्रीलिम्स में क्या हो गया है, उस पर हमने चर्चा कर लिया। अब थोड़ा हम बात करते हैं कि अभी जो प्रीलिम्स का हमारा सिलेबस है, 2020 का जो प्रीलिम्स का सिलेबस है और 2020 का जो मेंस का सिलेबस है, क्या हम प्रीलिम्स को पढ़ते समय इसको पढ़ ले प्रीलिम्स के तरीके से और फिर बाद में 2-4 महीने बाद जाकर इसी बात को फिर डबल से यहाँ पढ़ें, तो ये सही नहीं है। आप जब प्रीलिम्स का, ये बात बार बार मैं आपको अपने लेक्चरों में बताया हूँ कि एथिक्स, हिंदी, निबंध और अभी समाज शास्त्र और लोक प्रशासन जुड़ गया है आपके सिलेबस में, तो ये इतनी चीज़ें प्योर किसके लिए रहेंगी, मेंस के लिए रहेंगी। इसके अलावा जो कुछ भी सब्जेक्ट बच रहा है वो प्रीलिम्स में भी आना है और मेंस में भी आना है, तो उसकी पढ़ाई आपको दोनों साथ साथ चलानी चाहिए, जिससे कि आपको कंसेप्ट और फैक्ट सारी बातें याद हो जाए। क्यों? और देखिए इसको समझ के, देखिए प्रीलिम्स में नाम क्या दिया, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है। अब देखिए पेपर थर्ड, अच्छा एक बात और आपको मैं बताऊं कि अगर नया सिलेबस आप जाके देखें तो नए सिलेबस में पेपर 1, मेंस का पेपर 1 खंड अ और खंड ब में बटा है। पेपर 2 जाके देखेंगे वो भी खंड अ और खंड ब में बटा है। लेकिन तीसरा पेपर जाके देखेंगे तो उसमें खंड अ और खंड ब नहीं है। शायद आप ध्यान नहीं दिए होंगे, अब ध्यान देके देखिए, क्योंकि वो पूरा एक ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, इसलिए उसमें खंड बनाने की आवश्यकता नहीं है। पहले पेपर में आप देख रहे हैं कि खंड अ में इतिहास आ रहा है और खंड ब में भूगोल आ रहा है। ऐसे ही आप दूसरे पेपर में जाकर देख सकते हैं कि खंड अ में कुछ पॉलिटी से जुड़ी बातें आएंगी, तो खंड ब में अर्थव्यवस्था से जुड़ी बातें आ रही हैं। चलिए, तो अब देखिए पेपर थर्ड में इकाई 4 अगर जाकर देखेंगे, मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, 2020 के मेंस के सिलेबस में इकाई 4 जाके देखें आप पेपर थर्ड का, तो क्योंकि खंड इसमें है नहीं, तो इकाई 4 में क्या दिया है, इंटरनेट व ईमेल। देख लीजिए यहाँ पे स्पष्टतः ये लिखा है इंटरनेट तथा नेटवर्किंग साइट्स। अब देखिए ईमेल क्या है, एक नेटवर्किंग साइट्स ही तो है भाई। ईमेल से लोग जुड़ जाते हैं, मैं अपने ईमेल से किसी को मैसेज कर सकता हूँ, वो ईमेल से हमारे यहाँ मैसेज कर सकता है। अभी जो मेल की सुविधा है उससे हम क्या वीडियो तरीके से कॉलिंग कर पा रहे हैं हैंग आउट के थ्रू। तो कुल मिला के देखिए सेम बात है, इंटरनेट तथा नेटवर्किंग साइट्स। अब आप खुद सोचिए कि क्या प्रीलिम्स में इंटरनेट हम पढ़ेंगे तो कोई और चीज़ पढ़ेंगे और मेंस में पढ़ेंगे तो कोई और चीज़ पढ़ेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता है। जब हम पढ़ें तो इसके फैक्ट, इसकी कंसेप्ट सब एक साथ पढ़ लें, जिससे कि यहाँ भी कवर हो जाए, ये भी कवर हो जाए। अब देखिए फिर इकाई 4 का जो अगला बिंदु दिया है, सोशल मीडिया। आ गई बात नेटवर्किंग साइट्स, नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से सोशल मीडिया उसमें आई जाएगी। अब देखिए ई गवर्नेंस, तो यहाँ देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है ई गवर्नेंस। तो इसका मतलब ये है कि जब ये बात हम पढ़ रहे हैं तो हमको प्रीलिम्स और मेंस दोनों का साथ करना पड़ेगा। मैं बार बार इस बात को इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि अधिकतम लोगों के पढ़ने की समस्या यही है, क्योंकि वो प्रीलिम्स में फैक्ट रट्टा मार लेते हैं, मेंस में जाते हैं कुछ कंसेप्ट पढ़ते हैं और फिर बाद में दोनों भूल जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं बातों को। जो चीज़ हमको अच्छे से समझ में आ जाएगी उसको लंबे समय तक हम याद रख सकते हैं, और समझ में नहीं आएगा
तो उसको बार बार रटेंगे हम और भूलते रहेंगे, ये क्रम चलता रहेगा। अब हम देखिए पेपर थर्ड 2020 के मेंस का इकाई 7 देखिए। इकाई 7 में क्या बोला है? क्लोन्स, रोबोट्स एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अब ये क्लोन्स आपको देखेंगे तो जैव प्रौद्योगिकी की बात है। ये जैव प्रौद्योगिकी जब पढ़ा जाता है तो उसमें क्लोन्स पढ़ा जाता है, क्लोन बनाया जाता है। अब वो कैसे क्लोन्स क्या होता है, अगर हम लोग इसका लेक्चर आगे बढ़ाते हैं तो आपको उस पर समझ में आएगा कि क्या है, या फिर हमारा जो पेड वर्जन रहेगा उस पर आके आप अगर हमारे कोर्सेज को लेते हैं तो वहाँ आपको मिल जाएगा। अच्छा देखिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है कहीं, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है और वहाँ हिंदी में लिखा है, अंतर बस इतना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है। अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता मेंस में लिखा है नाम कृत्रिम बुद्धिमत्ता और प्री में नाम लिखा है क्या? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इतना ही अंतर है बस। अब सोचिए इतना अंतर है तो इसको प्रीलिम्स में कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे और मेंस में क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे अगर केवल प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हो तो बात बनेगी नहीं अगर आप दोनों को मिलाकर नहीं पढ़ें। चलिए आगे देखिए इकाई 7 मतलब पेपर थर्ड मेंस के इकाई 7 में देखेंगे क्लोन्स। मैंने पहले ही बताया कि ये जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। रोबोट्स, तो रोबोट्स आप देखिए रोबोटिक्स यहाँ दिया हुआ है, रोबोटिक्स। तो रोबोटिक्स क्या है? एक प्रौद्योगिकी की शाखा ही है जिसमें रोबोट एवं रोबोट से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। तो जब रोबोट एवं रोबोट से संबंधित विषयों का अध्ययन हम रोबोटिक्स में कर रहे हैं तो फिर रोबोट्स क्यों नहीं पढ़ेंगे? फिर देखिए अब अगर हम बात करें पेपर 1 का, अब बोलेंगे पेपर 1 में क्यों आ गए आप? देखिए पेपर 1 अभी जो नया सिलेबस आया है, पेपर 1 का खंड ब अर्थात भूगोल का जो पार्ट है, उस भूगोल के पार्ट में अगर आप जाके देखेंगे मैंने सब यहाँ स्पष्ट लिखा है। अगर आप मोबाइल में देख रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, और अगर मोबाइल में नहीं देख रहे हो लैपटॉप में देख रहे हो तो उस समय आप, हालांकि आप उसमें भी मोबाइल रखे हो तो फ़ोटो खींच लीजिए या फिर लिख लीजिए, बेहतर रहेगा। देखिए पेपर 1 का खंड ब इकाई 5, हर एक बात यहाँ लिखा है कि आसानी से आप उस जगह पे पहुँच जाएं। क्या दिया है? सुदूर संवेदन, सुदूर संवेदन, और आगे दिया है सिद्धांत विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम उपग्रहों के प्रकार। अब देखिए सुदूर संवेदन मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए अभी मैं अमेरिका में कोई चीज़ हो रही है और उसका न्यूज़ सुन पा रहा हूँ, अर्थात क्या, मैं प्रत्यक्ष रूप से उससे उसके पास न होते हुए भी वहाँ की जानकारी रख ले रहा हूँ मैं। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? सुदूर संवेदन। पश्चिम बंगाल में कुछ हो रहा है, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं किसी दूसरे शहर में, फिर भी वो वहाँ क्या क्या हो रहा है, क्या चीज़ें चल रही है हमको पता चल जा रहा है, तो वो क्या है? सुदूर संवेदन है। अब आप खुद सोचिए कि हम लोग यहाँ से अपने घर कॉल लगाते हैं और बात हो जाती है, तो ये क्या है? एक सुदूर संवेदन में ही तो बात आएगी, कहीं ना कहीं संचार भी क्या है उसमें आ जाएगा। तो सुदूर संवेदन जो यहाँ दिया है ये कहीं ना कहीं क्या है? हमारे इसी दूर संचार तकनीक का ही, या संचार जो सूचना संचार प्रौद्योगिकी है उसमें भी इसका काफ़ी महत्व है। अच्छा आगे देखिए चुंबकीय स्पेक्ट्रम। देखिए स्पेक्ट्रम, जो चुंबकीय स्पेक्ट्रम है, आज जो भी संचार पद्धति चल रही है वो कहीं ना कहीं क्या है? स्पेक्ट्रम पे चल रहा है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पे चल रहा है। अर्थात रेडियो तरंगें, सूक्ष्म तरंगें, ऐसी अनेक प्रकार की हम देखते हैं अलग अलग तरंगें हैं, और उन तरंगों के माध्यम से ही हम जो सूचना और संचार है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। कैसे? वो जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। अच्छा आगे देखिए उपग्रहों के प्रकार। आपको लगेगा नहीं सर उपग्रहों का प्रकार तो कहीं ना कहीं भूगोल में ही आएगा। ठीक है, भूगोल में आप पढ़ लीजिए उपग्रहों के प्रकार, लेकिन ये उपग्रहों के प्रकार जो बोल रहा है, इस उपग्रहों के प्रकार में अगर आपसे प्राकृतिक उपग्रह जो हैं उनके प्रकार नहीं देखा जाता है। जैसे अब पृथ्वी के अगर हम उपग्रह देखेंगे तो प्राकृतिक रूप से तो एक ही उपग्रह है उसका, चंद्रमा, तो उसको क्या वर्गीकृत करेंगे हम?
यहाँ जो उपग्रहों के प्रकार की बात आई है वो किसकी है? कृत्रिम उपग्रहों की बात है। आपको पता है कि अमेरिका अपना सैटेलाइट भेज रहा है, भारत अपना सैटेलाइट भेजा है, हर देश कहीं ना कहीं होड़ लगाए हुए हैं अपने अपने सैटेलाइट भेजने के लिए। और उपग्रह इसलिए भेजा जाता है कि हम उससे जुड़ी उसके माध्यम से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को अच्छे से चला सकें और ये सुदूर संवेदन वाला चीज़ें हम कर सकें। तो क्या मतलब है इसका कि जो ये चुंबकीय स्पेक्ट्रम है वो इसी का एक पार्ट हो गया, मतलब हमारे संचार तकनीक का ही एक पार्ट हो गया। और उपग्रहों के प्रकार से आपको यहाँ तुरंत दिमाग में समझ लेना है कि उपग्रहों के प्रकार मतलब प्राकृतिक उपग्रहों के प्रकार क्या पढ़ेंगे हम? प्राकृतिक उपग्रहों के प्रकार तो पढ़ना नहीं है हमको कि प्राकृतिक उपग्रह ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, तो पढ़ना नहीं है। तो हमको यहाँ कृत्रिम उपग्रहों की बात करनी है। और कृत्रिम उपग्रहों की बात जब आप देखेंगे तो उसमें आएगा कि कुछ क्या होते हैं, ध्रुवीय उपग्रह होते हैं, कुछ क्या होते हैं, तुल्यकाली उपग्रह होते हैं। इस तरीके के अलग अलग उपग्रह पढ़ेंगे और ये बातें 2 चैप्टरों में अलग अलग मिल जाएंगी, रहेगी वही। किसमें? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जब पढ़ेंगे तो वहाँ भी ये बात आ जाएगी। और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी देखेंगे तो वहाँ भी ये बात आ जाएगी, क्योंकि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में हम कृत्रिम उपग्रहों का क्या कर रहे हैं? प्रयोग कर रहे हैं। तो ये भी हमारा पार्ट हो गया। और जब अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पढ़ेंगे तो उसमें भी आ जाएगा, और मेंस में तो डेफिनेटली है ही वो बातें। अब देखिए अगली बात क्या बोला है? GIS। उसने GIS बोला है और कोष्टक में इसका फुल फॉर्म लिख दिया है। तो GIS का फुल फॉर्म दे दिया है और यहाँ पे घटक और उपयोग। घटक मतलब क्या है, किन किन चीज़ों से कैसे इसको हम बना रहे हैं। भाई इसका नाम क्या है? ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम है। तो इसको प्राप्त करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं उपग्रहों का प्रयोग कर रहे हैं। तो GIS बनते हैं तो उसके घटक क्या हैं, उसके उपयोग क्या है? ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है उसके घटक क्या क्या उसके एलिमेंट हैं और इसका उपयोग कैसे कर रहे हैं। तो ये भी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में डायरेक्ट प्रयोग होगा। और इस यूनिट को मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, कोशिश करूँगा कि इस यूनिट का हर एक पॉइंट मैं कवर कर लूँगा। अर्थात यहाँ पे दिख रहा है प्रीलिम्स में इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, पूरा ये टॉपिक। तो आपको बहुत भली भांति बात समझ में आ जाएंगी कि आज मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ और समझने के बाद कितना आसान हो जाती हैं बातें। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है? GPS, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जैसे आप देखते हैं गूगल में आप मैप निकालते हैं और मैप के थ्रू क्या करते हैं? आप चलते जाते हैं और अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। तो वो क्या है? एक GPS। अब देखिए GPS स्पेशल जो नाम है ना, ये GPS, ये अमेरिका का जो दूरसंचार तकनीक जो चीज़ें उसकी चलती है, वैश्विक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम चलता है, वो GPS लिखता है। रूस ने भी बनाया है, उसका आप देखेंगे तो अलग नाम है। आप यूरोपियन यूनियन जो देखेंगे वो भी बनाए हैं, उसका गैलीलियो है। चीन बनाया है, उसका बेडू है। और ऐसे ही भारत भी अभी रीजनल लेवल पे बनाया है, जिसको आप IRNSS बोलते हैं या उसको नाविक भी बोलते हैं। तो खैर हम देखेंगे कि GPS सिस्टम क्या है। देखिए आधारभूत संकल्पना, मतलब हम देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। इसको बनाने के लिए या ये काम करने के लिए हमको उपग्रह प्रयोग करने पड़ते हैं। वो उपग्रह कैसे प्रयोग करने पड़ते हैं? क्या वो ध्रुवीय उपग्रह होते हैं? क्या वो सूर्य तुल्यकाली उपग्रह होते हैं? क्या वो पृथ्वी तुल्यकाली उपग्रह होते हैं? क्या वो जियो सिंक्रोनस उपग्रह होते हैं? तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे कि किन चीज़ों को लगाकर हम क्या कर सकते हैं, ये GPS बना सकते हैं। तो आपने अभी क्या देखा कि 2020 के मेंस का सिलेबस जो है उसमें दूरसंचार तकनीक से प्री की लगभग सारी बातें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से इसमें शामिल हैं। और पेपर 1 जो है आपका नए सिलेबस का पेपर 1 मेंस का खंड B इकाई 5 देखेंगे तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। किससे? वो दूरसंचार तकनीक से। हालांकि कुछ भाग इसका
अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से ज़रूर जुड़ा है, लेकिन वो डायरेक्टली कहीं ना कहीं हम देखेंगे तो हमारे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से भी जुड़ा है। तो ये तो मैंने अभी आपको बता दिया कि 2020 का प्रीलिम्स और 2020 का मेंस लगभग एक दूसरे से मिल रहे हैं सूचना संचार प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई बातों के लिए। इसलिए आप पढ़ते समय इन जो भी पढ़ें उसको होलिस्टिकली कवर कर लें कि प्री मेंस दोनों में कवर हो जाए, और बाद में रिवाइज करें तो हमको आसानी से वो रिवीजन कर सकें हम उसका। पेपर 1 में का भी बात बता दिया। अब एक बात और मैं सोच रहा था बताना आपको कि 2019 के मेंस में भी ये दूरसंचार या सूचना संचार प्रौद्योगिकी थी या नहीं थी, क्या था, उसको भी हम अभी कवर कर लेते हैं। तो आपको फैक्चुअल तरीके से किसी को भी समझा सकते हैं बोलकर कि हाँ देखिए पहले था, अब है, और आज अगर हम पढ़ेंगे तो अगर प्रीलिम्स में इस बात को अलग से पढ़ें, मेंस में अलग से पढ़ें, तो वो बात सही नहीं है। आप पहली क्लास में पढ़ते हैं तो आपको टेबल भी सिखाया जाता है और आपको गिनती भी सिखाई जाती है, और तब आप आगे जाके दूसरी क्लास में पढ़ पाते हैं। ऐसा हो कि अगर आप केवल वहाँ टेबल सीखें और फिर बाद में जाके उससे जुड़ी जो चीज़ें हैं वो सीखें तो आपको उतना बेहतर समझ में नहीं आएगा। या मान लीजिए आपने केवल 10 तक का गिनती याद कर लिया और उसके बाद आप शुरू कर दिए पहाड़ा पढ़ना, ये सही नहीं है। आपको पहले गिनती का ही 100 जो चीज़ें हैं पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर उसके ऊपर की चीज़ें पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब होलिस्टिकली इसको एक साथ पढ़ा जा सकता है तो क्या ज़रूरत है कि केवल प्रीलिम्स के लिए इफेक्ट रटे हम। चलिए तो थोड़ा सा हम लोग 2000 आप रिमाइंड आईएएस के जो टेलीग्राम है, रिमाइंड आईएएस इंदौर, अगर आप टेलीग्राम पे लिखेंगे तो ओपन हो जाएगा, और उसमें जाकर आप चाहें तो मैंने उसमें सेंड कर दिया है सिलेबस को, वहाँ से पढ़ लें, या फिर आप एमपीपीएससी के साइट पर जाके भी सिलेबस निकाल सकते हैं। और आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो मैं ये मान के ही चलता हूँ कि आपके पास सिलेबस ज़रूर होगा। तो अगर सिलेबस आपके पास है तो आप देख सकते हैं मैं भी सिलेबस को पढ़ दे रहा हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि हाँ पहले भी ये टर्म्स या ये जो प्रौद्योगिकी है वो था। तो देखिए जो पेपर 3rd था पहले भी 2019 का मेंस या 2019 से पहले का जो मेंस हुआ है उसका मेंस का पेपर 3rd, और मेंस के पेपर 3rd में अगर आप चले जाएं खंड अ में, पेपर 3rd के खंड अ ब में बटा रहता था। आपको पता है कि इकोनॉमिक्स भी इसमें आती थी, लेकिन अभी तो केवल 3rd में विज्ञान और प्रौद्योगिकी हो गया है। तो आप देखेंगे कि इसमें देता था क्या, जो खंड अ का 3.1 वाला जो पॉइंट था उसमें बोलता था विज्ञान एवं तकनीकी का सामाजिक एवं आर्थिक विकास में अनुप्रयोग। उसके बाद बोलता था देशज तकनीक, देशज मतलब हमारे देश में कौन कौन सी तकनीकें डेवलप हुई हैं, बनी हैं, वो आपको जानना चाहिए, क्योंकि आप इंडियन हैं और इंडियन लोगों ने या इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं वो क्या क्या देशज रूप से चीज़ें बनाए हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर बोल रहा है तकनीकी हस्तांतरण, ये भी एक मुद्दा है, इसको अगर आप देखेंगे तो और भी जगहों पे ये इंटरलिंक होगा। फिर नवीन तकनीकी का विकास, अब नवीन तकनीकी का विकास जो ये बोल रहा है ये सारी नवीन तकनीकी तो हैं, ये कोई 2000, 200, 500 वर्ष पहले पुरानी तो है नहीं, 1000-2000 वर्ष पुरानी चीज़ें नहीं है, तो ये नवीन तकनीक का विकास हो गया। और फिर देखिए और क्या बोलता था आगे वो, फिर पेटेंट और बौद्धिक संपदा के अधिकार बोलता था। हालांकि विज्ञान तकनीक पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक ये बात जुड़ जाती है, पढ़ना ही पड़ता है। उस समय ये दिया हुआ था, इसको आप देखेंगे तो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ना पड़ जाता है। जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पढ़ेंगे आप तो WTO वगैरह के बारे में पढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिक ये बात उसमें आ जाती है। फिर देखिए बोल रहा है कि विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में भारतीयों का योगदान, तो भारतीयों का योगदान क्या रहा है विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में, हम पढ़ के देखेंगे। हमारे यहाँ से भी बहुत कुछ लोग बताए हैं, बहुत कुछ चीज़ें की गई हैं। जैसे अगर हम देखेंगे ये सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है ना, इसी में आप देखेंगे हमारे यहाँ के एक जो विद्वान थे, वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था जगदीश चंद्र बोस। उन्होंने भी वायरलेस तरीके से जो सूचनाएं भेजी जाती हैं इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया था, और यूरोप में मार्कोनी ने भी किया था। वो बात अलग है कि उनका प्रभुत्व था, वो शक्तिशाली संपन्न थे, तो उन्होंने पेटेंट करा लिया, उनके नाम पे चलती है ये।
लेकिन उसी समय के आसपास हमारे यहाँ बोस ने भी बताया था इसको। मैं सुभाष चंद्र बोस की बात नहीं कर रहा हूँ, विद्वान जगदीश चंद्र बोस की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो इस बोल रहा है कि और हम देखेंगे कि क्या क्या हुआ है भारत में कंप्यूटर कैसे, फ़कीर चंद कोहली के बारे में पढ़ेंगे, वैसे ही भाभा साहब के बारे में पढ़ेंगे, सतीश धवन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत से लोग ऐसे हुए हैं जो आज हम तकनीक में फिर भी काफ़ी आगे हैं। अच्छा, अब देखिए फिर क्या बोलता था, विकासशील तकनीकी, और इसमें भी क्या बोलता था, नवीन तकनीकी जैसे सूचना और संचार तकनीकी। देखिए टर्म तो पिछले मेंस में भी है, सॉरी पिछले जो 2019 का सिलेबस था उसके मेंस में भी है, प्री में भी है। देखिए इसलिए मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ कि आप स्पष्टतः इस बात को समझ सकें। देखिए सूचना और संचार तकनीकी, तो प्रौद्योगिकी को आप तकनीकी बोल दो, बात तो वही है। और फिर क्या बोल रहा है उसके बाद, सुदूर संवेदन। देखिए मैं इसलिए इस बात को लिखा कि आपको बात समझ में आए कि क्या है, आसानी से बातें समझ नहीं पाते सिलेबस का हम। देखिए क्या बोल रहा है, सुदूर संवेदन बोल रहा है ना, अभी पेपर 1 में कर दिया है, भूगोल में डाल दिया है, और पहले साइंस में ही करता था। और सुदूर संवेदन भले ही पेपर न डाला, वो कहीं नहीं लिखा है, इसी का पार्ट है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में आपको सुदूर संवेदन पढ़ना ही पड़ेगा। अच्छा आगे देखिए बोल रहा है क्या, GIS। तो GIS देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए तुम्हें आपको पहले बताया कि आज अभी भूगोल में उसको डाल दिया है। अब क्यों डाल दिया है वही जाने, जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग भी जानेंगे कि क्या उसका देने का या उसका दिमाग क्या हो सकता है, किस तरीके से इसको पढ़ने के लिए वो दिया है। अच्छा अगला देखिए, GPS हो गया, उसके बाद जैव प्रौद्योगिकी, तो वो तो बायोटेक्नोलॉजी अभी भी है, उसको हटाइए। फिर आप देखेंगे बोल रहा है कि ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस देखिए क्या है, ई गवर्नेंस यहाँ स्पष्ट लिखा, ई गवर्नेंस यहाँ लिखा हुआ है, ई गवर्नेंस यहाँ लिखा हुआ है, और पिछले मेंस में भी ई गवर्नेंस लिखा हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे कि स्थानिक नियोजन, गृह एवं क्रीड़ा, इसको छोड़िए। तो कहने का मतलब ये है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से हमने 2019 का मेंस का अगर देखा सिलेबस, तो लगभग ये सारी बातें मिल गई हैं। तो अभी इस लेक्चर में मैंने आपको प्रयास किया कि पहले सिलेबस समझा दूं और आपके मन से इस भ्रांति को निकाल दूं कि ये एकदम नया टॉपिक जुड़ा है, इसको अलग से पढ़ना है। जो स्टूडेंट्स 2-3 साल 4 साल तैयारी कर लिए हैं, मेंस प्री और मेंस भी दे चुके हैं, मेंस निकाल भी चुके हैं, वो लोग भी दिमाग में ऐसा बैठा लिए हैं कि ये नया यूनिट जुड़ा है, इसको किसी कोचिंग या किसी बुक्स या कोई भी साधन का प्रयोग करके अलग से तैयार कर लें। देखिए अलग ये कर सकते हैं कि हम पढ़ने का तरीका बदल सकते हैं, अवधारणात्मक चीज़ों को हम पढ़ने लगें, थोड़ा उसको समझने की कोशिश करें, पहले जो फैक्ट याद कर रहे थे वैसा न करें। अदरवाइज़ ये बातें कहीं ना कहीं आपको पुराने प्रीलिम्स और मेंस में भी थी और अभी भी प्रीलिम्स और मेंस दोनों में है। तो अभी इस लेक्चर में मैंने आपको सिलेबस से रूबरू कराया, और चूँकि अधिकतम लोगों का ये कंसर्न है कि जो प्रीलिम्स का इकाई 9 है वो काफ़ी टफ है, समझ नहीं आ रहा है क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, तो मैं आपको रिमाइंड IAS के इसी YouTube चैनल के माध्यम से आपको ये जो इकाई 9 है ये पूरा पढ़ाने का पूरा कोशिश करूँगा कि आपको पूरा एक एक पॉइंट पढ़ाऊँ। लेकिन आपको ये बात ज़रूर दिमाग में रखना है कि अगर आपको समझना है, पढ़ना है, तो आप 15 मिनट 10 मिनट 20 मिनट के लेक्चर में चीज़ों को आसानी से नहीं समझ सकते हैं। आपको एकदम व्यवहारिक तरीके से उसको समझना पड़ेगा। अगर मैं आपको यहाँ पे एक PPT लगाकर और उसी को पढ़ दूँ तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। मैं चाहता हूँ कि आपको जब मैं यहाँ पढ़ाऊँ तो लगे कि क्लास ही है। जैसे ऑफलाइन जब मैं आपको पढ़ाता हूँ तो बोर्ड पर चार्ट ग्राफ बना के लिखवाता हूँ, बताता हूँ, वैसे ही मैं, भले ही अपन दूर हैं, अभी कोरोना की महामारी ने हमें दूर करके रखा हुआ है, लेकिन आप घर पे जब बैठें कॉपी और पेन लेकर तो आपको महसूस हो कि कहीं ना कहीं हम क्लास में ही हैं। तो मैं जो आवश्यक चीज़ें रहेगी उसको बोल के आपको लिखवाऊँगा भी, जो बातें हैं उसको डिटेल में समझाऊँगा भी, पहले से लिख कर। देखिए सिलेबस जो है पहले से लिख लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें समय बच गया, क्योंकि सिलेबस तो आपके पास भी है और मेरे पास भी है, तो केवल इसको लिखना था तो लिख लिया मैंने। अब कोई चीज़ पढ़ाना है उसको भी मैं अगर लिख के पढ़ाऊँगा और उसको पढ़ता जाऊँगा तो कहीं ना कहीं मुझे ये तरीका नहीं जमता है, और इसलिए मेरे लेक्चर सामान्यतः बड़े आपको मिलेंगे। अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है
तो आपको समय लगाना पड़ेगा। और ऐसे भी अगर ऑफलाइन क्लास जब मैं लेता हूँ तो जो स्टूडेंट्स मुझे जानते हैं उनको पता है कि 1 घंटे का लेक्चर रहता है, उसमें भी 10-15 मिनट आगे ही हो जाता है। अब कारण क्या है कि जब चीज़ों को हम उठाते हैं पढ़ने के लिए, तो स्टूडेंट्स का जो कॉन्फिडेंस दिखता है कि हाँ हमको समझ में आ रहा है, और जब टीचर बच्चों को देखे और लगे कि उनको समझ में नहीं आ रहा है तो ऑटोमेटिक अजीब लगने लगता है, बेकार लगने लगता है। तो इसलिए कोई टॉपिक उठाया जाएगा तो कोशिश किया जाएगा कि एकदम मूल से और जहाँ तक इसमें पूछ सकता है वहाँ तक की बात करेंगे। और अगर आप ये इकाई 9 के मेरे सारे लेक्चर्स अगर आप देखते हैं तो डेफिनेटली आप उसके बाद कहीं आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप प्रीलिम्स का भी कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे और मेंस का भी क्वेश्चन बहुत आसानी से लिख पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर को यहीं बंद करता हूँ मैं यहीं, और अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो इकाई 9 को पढ़ना शुरू करेंगे शुरू से, कि दूरसंचार, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, और फिर जैसे फ्लो में इसकी बातें आगे बढ़ेंगी, पढ़ते रहेंगे। अच्छा, मैंने एक सीरीज शुरू किया था यूट्यूब पर काफ़ी पहले, हालांकि थोड़ा डिले हो गया है उसमें, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से, कि मैंने सिलेबस को समझाने का एक सीरीज बनाया है। तो उसमें मैंने इतिहास और भूगोल के, जैसे भूगोल के प्री वाले सिलेबस को समझा दिया है, और भूगोल के मेंस वाले का तुलना करूँगा। अर्थात मैंने इसमें ऐसा किया है कि मैं पहले क्या करता हूँ, 2019 और 2020 के प्रीलिम्स की तुलना कराता हूँ, उसके बाद फिर हम 2019 और 2020 के मेंस की तुलना करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, अभी के प्रीलिम्स और अभी के मेंस की तुलना करते हैं, जिससे आपको स्पष्ट समझ में आ जाए कि हाँ ये बातें हमको एक साथ ही पढ़नी चाहिए, अलग अलग नहीं। तो वो लेक्चर हमारा क्रम में चलता ही रहेगा। अभी हमने भूगोल का पार्ट 1 बनाया है, अर्थात भूगोल के पुराने प्रीलिम्स और नए प्रीलिम्स का तुलना किया है, और फिर अगला जो आएगा उसमें हो सकेगा कि दोनों पार्ट कवर कर लिए जाएं, मतलब 2019 का मेंस 2020 के मेंस में तुलना करेंगे, और फिर 2020 के प्रीलिम्स और 2020 के मेंस में तुलना करेंगे। तो वो एक अलग सीरीज़ है, वो चलती रहेगी जब तक कि सारे सिलेबस आपका कवर ना हो जाए। ये पेपर 9 की सीरीज़ हम लोग जल्दी ही शुरू करेंगे, और आपको नोटिफिकेशन, अगर आपने सब्सक्राइब किया हो चैनल तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, अदरवाइज़ अगर आप चेक करते रहेंगे तो आपको लेक्चर मिलेंगे और आप साथ साथ चलिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, कोरोना से बचिए, और घर पे बैठ के पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। तो ठीक है, धन्यवाद।